सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए। और जिस जिस एग्जाम में जीके जीएस का सवाल बनता है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। और ये वीडियो जो है PYQs पर आधारित होता है जो कि प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है और ये लेटेस्ट क्वेश्चंस होता है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए सबसे पहला सवाल को आपको हम रूबरू कराते हैं। सबसे पहला सवाल आपको यही कहता है कि नंद लोग कहाँ राज्य करते थे। तो देखिए जो नंद लोग थे ये मगध में राज्य करते थे। नंद लोग कहाँ राज्य करते थे? तो मगध में राज्य करते थे। और जो नंद वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है महापद्मानंद। महापद्मानंद नाम था। और इसका जो अंतिम शासक था वो था घनानंद, जिसको मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य हराया था। घनानंद हुआ करता था इसका अंतिम शासक। तो नंद लोग कहाँ राज्य करते थे? मगध में। और नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद और इस नंद वंश के अंतिम शासक हुए घनानंद, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य हराए थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। चलिए सेकंड नंबर हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेकंड नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना गया? तो भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ वेद को माना गया है और वेद के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। महर्षि वेद व्यास है। देखिए यहाँ भी वेद, यहाँ भी वेद। तो वेद के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। और वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना होता है ऋग्वेद और सबसे नवीनतम नया होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना का ही ज्यादा हिसाब किताब रखा जाता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था? अभी बताए थे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मगध में जो नंद वंश जो शासन कर रहा था वो पूरा एकदम दुष्ट प्रकृति का राजा हुआ करता था घनानंद, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो देश के कुशासनों से बचाया। मतलब कि दयनीय स्थिति होने से बचा लिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराए थे। किसको हराए थे? घनानंद को हरा दिए थे। उसके बाद वेद का संकलनकर्ता कौन है? अभी बताएं। वेद का जनक पूछे या वेद का संकलनकर्ता पूछे? महर्षि द्रौपद्यान वेद व्यास है। इनका पूरा नाम हो गया महर्षि द्रौपद्यान वेद व्यास। और वेद कितने होते हैं? टोटल 4 है। नया वेद कौन सा है? नया वेद है अथर्ववेद। नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। पुराना है ऋग्वेद। पुराना है ऋग्वेद। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है कि पाटलिपुत्र की राजधानी कहाँ थी? तब पाटलिपुत्र की राजधानी मौर्य राजाओं की थी। पाटलिपुत्र की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो है ये मौर्य राजाओं की राजधानी थी। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। वैसे तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा गुप्त वंश का सबसे प्रतापी वेश्वी राजा है। उसके बाद लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये हैं मौर्य वंश के संस्थापक। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या टोटल 4 है। वेद के जनक कौन है? तो वेद का जनक माना जाता है महर्षि वेद व्यास को। उसके बाद सवाल बोलता है कि कलिंग के युद्ध में, देखिए कलिंग एक पुराना नाम है, इसका वर्तमान नाम उड़ीसा हो गया है। और बिहार से जो उड़ीसा है वो 1 अप्रैल 1936 को अलग हो चुका था। तो कलिंग के युद्ध में अशोक ने क्या परिवर्तन किया? तो उसने भविष्य में कोई लड़ाई नहीं लड़ने का निर्णय लिया था। और अशोक जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में सांची स्तूप का निर्माण करता है। हम्पी की राजधानी कहाँ है? तो हम्पी की राजधानी विजयनगर साम्राज्य। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होता है 1336 में इसका उदय होता है। और इसका जो संस्थापक है वो है हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1336 में हुआ। हम्पी किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी थी? तो विजयनगर की थी। और विजयनगर किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी है।
तुंग भद्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन? विजयनगर साम्राज्य। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है कि वेदों का क्रम है एकदम है, पहला है ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना, अथर्ववेद सबसे नया वेद है। इसमें जादू टोना की बात, सामवेद में सामवेद में संगीत का, सुर का, अवकलन या संगीत का साक्ष्य मिलता है सामवेद से। उसके बाद भारतीय इतिहास स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? तो गुप्त वंश को ही कहा जाता है। और गुप्त वंश में सबसे प्रतापी राजा हुए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के ही बेटा थे समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब देखिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त वंश को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि गुप्त वंश में सबसे ज्यादा विज्ञान और कला पर जोर दिया गया था, विज्ञान और कला पे जोर दिया गया था, इसीलिए स्वर्ण युग गुप्त वंश को माना जाता है। और गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्री गुप्त। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है कि भारत का, देखिए अभी यही सवाल था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ये बेटा किनके हुए? तो ये बेटा हुए, इनका पिताजी का नाम हुआ क्या? तो समुद्रगुप्त के पिता का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम नाम था, चंद्रगुप्त प्रथम के ही बेटा है समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि एक फ्रांस का नेपोलियन था, उसी का जो है मतलब कि तुलना किया गया है इनसे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे नया वेद हो जाएगा कौन? तो अथर्ववेद हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? तो कुमार गुप्त किए थे, कुमार गुप्त किए थे। और कब किए थे? तो 5वीं शताब्दी में किए थे, 427 ईस्वी में। कब किए थे? 427 ईस्वी में किए थे। चालुक्य वंश कहाँ स्थित था? तो वातापी में स्थित था। वातापी बोले तो ये वातापी है कहाँ? तो ये वातापी है कहाँ? तो ये वातापी है आपका यहाँ पे जी कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। जो कि सबसे प्रारंभिक राजवंश जो था वो चालुक्य वंश था। कौन था? चालुक्य वंश था, जिसे हम लोग बादामी चालुक्य भी कहते हैं, जिसे हम लोग बादामी चालुक्य भी कहते हैं। और ये वातापी है कहाँ स्थित? कर्नाटक में। चलिए हम लोग आगे देख लीजिए। आगे बोलता है कि ऋग्वेद में 10 मंडलों की कितनी संख्या है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कुल 10 है। और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का विचार किया गया है, पुरुष सूक्त का। और तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कौन मंत्र का? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है और तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। उसके बाद बोलता है कि सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? तो चरी राजाओं राज्य, चोल राजाओं राज्य, पांडे राजाओं का ये किला हुआ करता था। उसका चोल राजाओं का केंद्र कहाँ था? तो चोल राजाओं का केंद्र तंजौर था। और चोल राजाओं का जो सातवाहन वंश, एक सेकंड देख लीजिए, यहाँ पे जो सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश के जो संस्थापक है वो है शिमुक राजा। कौन राजा? शिमुक है। तो सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक है। और चोल राजाओं का केंद्र कहाँ था? तो तंजौर था। उसके बाद ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या 1028 है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। चलिए हम लोग आगे देख लीजिए। आगे बोलता है कि ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित थे? तो देखिए चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। कौन था? विजयालय। तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय। और इसका जो आधुनिक नगर था वो हैदराबाद में स्थित था। कहाँ स्थित था? हैदराबाद में। उसके बाद अगला बोलता है कि एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में गया था? कृष्णदेव प्रथम। किसके समय में किया गया था? एलोरा कहाँ पड़ता है? तो एलोरा पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो वहां का शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो कृष्णदेव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे बोलता है कि ऋग्वेद के 9वां मंडल में ऋग्वेद के कौन सा मंडल में सोम देवता को समर्पित किया गया है? तो ऋग्वेद के 9वां मंडल में सोम देवता को समर्पित किया गया है। और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। और तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट बोलता है कि ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? तो बहुपति विवाह की प्रथा नहीं थी। चलिए हम लोग आगे देख लीजिए। आगे बोलता है क्या कि हर्ष पहले
तो थानेश्वर से शासन चलाता था, बाद में अपनी राजधानी कन्नौज किया था। हर्षवर्धन जो था उसका पहले तानेश्वर था, फिर बाद में वो अपनी राजधानी कन्नौज करता है। उधर दाशराज्य युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। अब ये बताइए, ये परुष्णी नदी जो है ये किस नदी का पुराना नाम था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जो परुष्णी नदी है इसका ये पुराना नाम किस नदी का था। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सांची का स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। कौन जिला? रायसेन जिला। लेकिन सांची स्तूप का तोड़ने का काम कौन किया था? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सांची स्तूप का तोड़ने का काम कौन किया था। अश्वघोष कौन था? तो संस्कृति कवि थे जिसने बुद्ध चरित की रचना की। तो बुद्ध चरित के रचयिता अश्वघोष। MVVI सवाल है सर, ये MTS का फेवरेट सवाल है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने किया था। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। संहिता का मतलब होता है कोड या नियम। तो चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। और वेद के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है, महर्षि द्रौपदी वेद व्यास। उसे आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। और ये पहला मुसलमान था जिसने हिंदुओं के क्षेत्रों पर क्या किया था? सफलतापूर्वक कब्जा किया था 1712 ईस्वी में। तो आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो है ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू के क्षेत्रों पर सफलतापूर्वक कब्जा किया 712 ईस्वी में। चलिए तो आज को लास्ट सवाल यहीं तक था। आपको इसी तरह कुछ सीरीज आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।